आदाब नाज़रीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का। कराएंगे आपको रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी तमाम अहम खबरों से बाखबर। और चलिए कश्मीर एक्सप्रेस में बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जो कि कुपवाड़ा से है। दरअसल शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में जंगल के अंदर छिपे हुए मिलिटेंट्स के साथ आर्मी का तसादुम चल रहा है और मिलिटेंट्स के खिलाफ आर्मी और पैरा स्पेशल फोर्सेस के जवानों की जानिब से बड़ा ऑपरेशन शुरू किया गया है। बताया यह जा रहा है कि आर्मी 3 और 4 पैरा फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के एक ज्वाइंट ऑपरेशन में कुपवाड़ा के कांडी के जंगलात में 4 से 5 मिलिटेंट्स की घेराबंदी की गई है। इस दौरान हालांकि पैरा स्पेशल फोर्सेस का एक जवान शहीद हो गया। बताया यह जा रहा है कि आर्मी की 47 राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों को कुपवाड़ा के कांडी इलाके में मिलिटेंट्स की मूवमेंट के इनपुट मिले थे। इस खबर पर जंगल की सख्त घेराबंदी करते हुए पैरा फोर्सेस और आर्मी के जवानों ने एसओजी के साथ मिलकर के यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस कार्रवाई के दौरान ही मिलिटेंट्स ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर कसीर गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए 3 पैरा स्पेशल फोर्सेस के मुकुल मीणा और एक दीगर जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए। दोनों जवानों को फौरन मकामी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने मीणा को मुर्दा करार दे दिया। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब जंगल में मिलिटेंट्स के मूवमेंट्स की हमें हासिल हुई तो कल शाम को ये एक सर्च ऑपरेशन उस कंडी फॉरेस्ट एरिया में लॉन्च किया गया। काफी बड़ी मात्रा में वहां पर हमने मोबिलाइज किया और पूरे जंगल को घेरा है। रात भर सर्चेस ऑन रही, आज सुबह भी सर्चेस ऑन रही। इंटरमिटेंट मिलिटेंट्स के साथ में कांटेक्ट होता रहा है, ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ फायर होता रहा है। इस एक्सचेंज ऑफ फायर के दौरान आज दोपहर में हमारे सिपाही जो है मार्टर हुए हैं, जिनका नाम है मुकुट बिहारी मीणा। इस समय जो है उनको इवैक्यूएट किया गया है। एरिया इज अंडर कॉर्डन। सर्चेस अभी भी जारी है। 2 से 3 मिलिटेंट्स वहां पर होने की संभावना है। और इधर इन सब के बीच शोपियां जिले से खबर आई, जहां पर मेमांदर गांव में एक ग्रेनेड फटने की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई तो 4 बच्चे शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जरा के मुताबिक बच्चों का एक ग्रुप ग्रेनेड से खेल रहा था कि अचानक वो फट गया। इसमें 5 बच्चे जख्मी हो गए। सभी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जिसमें से एक बच्चे को मुर्दा करार दे दिया गया। मरने वाले बच्चे की पहचान 12 साल के सली खुर्शीद के तौर पर हुई है। जख्मी बच्चों में 12 साल का ताहिर खुर्शीद, 7 साल की रजिया खुर्शीद, 8 साल के अरशद और शुएब शामिल हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया। बच्चों के पास ग्रेनेड कहां से आया इसका पता नहीं चल पाया। मामले की जांच की जा रही है। हादसे में मारे गए बच्चे की गांव में आखिरी रसूमात अदा की गई है। जनाजे में कसीर तादाद में लोग पहुंचे। इधर 2 दिनों की राहत के बाद जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंद लीडरान के बंद के कॉल की वजह से कश्मीर के कई मकामात पर दुकानों के शटर नहीं खुले और रोड पर भी कम गाड़ियां देखी गईं। दरअसल शोपियां में हुए तशद्दुद के बाद जेआरएल की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी, जिसका जम्मू में तो कोई असर दिखाई नहीं दिया, लेकिन श्रीनगर में कुछ असर इसका जरूर दिखाई दिया। साथ ही श्रीनगर समेत कश्मीर के कुछ शहरों में बंद का असर भी देखने को मिला। आपको बता दें कि शोपियां एनकाउंटर के बाद पत्थरबाजों और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़प हुई थी। इसमें मकामी शख्स की मौत हो गई थी, जबकि दर्जनों लोग जख्मी हुए थे। जनूबी कश्मीर के शोपियान इलाके में कल फौज और मिलिटेंटों के माबैन खूनैन मार्का आराई के बाद एक आम शहरी की हिलाकत के बाद मुश्तरका मज़ामती क़यादत ने एक बार फिर एक दिन की हड़ताली कॉल दी है। हम खड़े हैं शहर श्रीनगर के इंतहाई बिजी मार्केट माइसमा में, जहां पे आप देख सकते हैं कि बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट, दुकानें, कारोबारी इदारे और आसपास में स्कूल कॉलेज में जो दर्स व तदरीस का काम है वो पूरी तरह से मुतासिर रहा और सड़कों पे बहुत कम गाड़ियां दौड़ती नजर आई। मुश्तरका मज़ामती क़यादत की इस फैसले के बाद रियासत के कई इलाकों में दफ़ा 144 नाफिज रहा और हुक्म इम्तनाई के साथ साथ डाउनटाउन के शहरी इलाकों में कई इलाके ऐसे हैं जहां पर आज 144 नाफिज रहा। वहीं जनूबी कश्मीर के आसपास के उन इलाकों में जहां कल क्रैकडाउन के बाद पथराव भी हुआ, वहां पर भी सख्तियां और बंदिशें आयद होती रही।
पूरा दिन आज रियासत जम्मू कश्मीर मजहमती क़यादत के बाद हड़ताली काल से मामूलाती ज़िंदगी पूरी तरह से मुतासिर रहे। आपको याद दिलाना चाहूँगा कि शनिचर और इतवार को मजहमती लीडरान ने हड़ताल की कॉल दी थी, जिसके बाद सिर्फ एक दिन यानी सोमवार को जो आम मामूलाती ज़िंदगी है वो एक बार फिर बहाल हुए। लेकिन उसके बाद दोबारा जब शोपियान में वाक़या पेश आया और एक आम शहरी की हिलाकत के बाद मजहमती लीडरान सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और मोहम्मद यासीन मलिक ने हड़ताल की कॉल दी थी, जिसके बाद एक बार फिर लाल चौक और इसके गिरदनवा में हमने कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल पाई। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर भी जहां HMT चौक से लेकर मुतअद्दिद इलाकों की तरफ रास्ते जाते हैं, वहां पर आज भी दफ़े 144 के तहत जो कारोबारी इदारे थे, बाकी चीजें थी, वो पूरी तरह से ठप होकर रह गई। इधर अलहदगी पसंद लीडरान के बंद की कॉल का असर सोपोर में भी देखने को मिला और इस दौरान सोपोर में भी सभी तालीमी और कारोबारी इदारे बंद रहे और रोड पर कुछ निजी गाड़ियां ही दिखाई दी। किसी भी तरह के एहतजाज या तशद्दुद को रोकने के लिए चप्पे चप्पे पर आर्मी के जवान भी तैनात रहे। बता दें कि बंद की कॉल अलहदगी पसंदों की जानिब से की गई थी और इसका असर श्रीनगर समेत कश्मीर के तमाम इलाकों में देखने को मिला। सोपोर में भी बंद का खासा असर दिखाई दिया। इधर बांदीपोरा में भी बंद का असर देखने को मिला है और जहां पर कारोबारी इदारे, पेट्रोल पंप और स्कूल कॉलेज बंद रहे, एहतियातन इंटरनेट सर्विस भी बंद रखी गई और चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात रहे। कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी बंद का असर देखने को मिला। सभी दुकानें, पेट्रोल पंप और कारोबारी अदारे बंद रहे। दरअसल JRL की ज्वाइंट लीडरशिप की जानिब से एक बार फिर से कश्मीर में बंद की कॉल दी गई थी। इसका असर कुपवाड़ा और हंदवाड़ा में भी देखने को मिला। बता दें कि 2 दिन के बाद एक बार फिर से कश्मीर में बंद का असर देखा गया और जिस तरीके से सिक्योरिटी एहलकारों के साथ तसादुम के बीच एक पत्थरबाज की मौत हो गई थी और एक पत्थरबाज मारा गया था, उसके बाद से अलहदगी पसंदों ने आज बंद की कॉल दी थी, जिसका असर देखने को मिला। श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम खबर पर मजीद मालूमात के साथ जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आप जिस तरीके से बंद की कॉल दी गई, क्या लग रहा था कि इतना बड़ा असर देखने को मिला? क्योंकि काफी ज्यादा यहां पर बंद का असर दिख रहा था, ज्यादातर दुकानें बंद रहीं, तालीमी इदारे भी बंद रहे। तो देखिए, असल में के लोग हैं, खासकर हम कश्मीर प्रोविंस की बात करें, लद्दाख और जम्मू को छोड़ के, जब इस तरह की कोई भी घटना बदकिस्मती से घट जाती है, चाहे साउथ कश्मीर हो या किसी इलाके में हो, तो लोगों का मिजाज अब ये हो गया कि एक दूसरे से दरियाफ्त करते हैं क्या कल हड़ताल है, क्या कल बंद रहेगा या खुला होगा। इसी बीच जब जो ही कल ये खबर, क्योंकि पहले से हमने वॉक थ्रू में बताया कि 2 दिन जो NIA के रेड के बाद जिस तरह से आसियान राबी को तलब किया गया था, उसके बाद बुरहान वानी की जो बरसी थी उस पर अलहदगी पसंद लीडरान ने पहले से 2 दिन की हड़ताली कॉल दी थी, जिसके बाद एक दिन बाजार मार्केट में रौनकें बहाल हुई। उसके बाद कल शाम जब ये खबर आई कि शोपियान में एक और मकामी शख्स जो है वो इस इनकाउंटर के बाद जो हालात पैदा हुए उसमें वो जख्मी हुआ, उसके बाद लगातार JRL सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे कल हड़ताल है कि नहीं है। उसके बाद JRL की कॉल आई। वाज़ेह असर हमने देखा कि हमने आज भी शहर के मुतअद्दिद मकामात का दौरा किया, जिसमें डाउनटाउन और माइसमा जो कि मोहम्मद यासिर मलिक का आबाई इलाका है, वहां पे देखा। इसी बीच आपको बताऊं कि जहां हुर्रियत लीडरान आज नजरबंद रहे, जिनमें सैयद अली शाह गिलानी, मीरवाइज उमर फारूक, वहीं यासिर मलिक का जो जुडिशल रिमांड है अगले हफ्ते तक हासिल किया जा चुका है। लिहाजा कुल मिलाकर देखें तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं, अब ये नफसियाती एक आदत सी बन गई है कि क्या कल वाकई हड़ताल होगी या नहीं। इसी बीच आज भी हमने देखा कि एक दिन के छूट के बाद जब हमने देखा तो कारोबारी इदारे, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और जो इम्तहानात कश्मीर यूनिवर्सिटी या इस्लामी यूनिवर्सिटीज के शेड्यूल के मुताबिक होने चाहिए थे वो भी चेंज कर दिए गए, और जिसका गालिबन ये मकसद हुआ कि वाकई बंद का असर जो है मिला जुला हमें देखने को मिला। आप नजर बना रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तजम्मुल।
इधर कश्मीर पर यूएन की रिपोर्ट 1 महीने के अंदर ही झूठ का पुलिंदा साबित हुई है। जी हां, इसको एक साजिश वाली रिपोर्ट का सर्टिफिकेट देने वाले का भी पाकिस्तानी कनेक्शन है। पिछले महीने दरअसल यूएन ने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स को लेकर के रिपोर्ट जारी की थी। इसमें सरहद के दोनों तरफ ह्यूमन राइट वॉयलेशन के इल्जामात लगाए गए थे। भारत ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया था और अब कनाडा में रहने वाले पाकिस्तानी, खासतौर पर जो पाकिस्तानी मूल के एक शख्स हैं, उन्होंने कहा कि यूएन की हिंदुस्तान के खिलाफ इस रिपोर्ट को तैयार करवाने में उसका बड़ा हाथ था। उसने कबूला है कि उसके तार पाकिस्तान के वजारत खारजा से जुड़े हुए हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि यूएन जैसे इतने बड़े तंजीम की बात करें जिसकी बुनियाद दुनिया में अमन कायम रखने के लिए की गई है, क्या अब वो कश्मीर में अमन का दुश्मन बन गया है? चौदह जून 2018 कश्मीर में हुकूक इंसानी को लेकर अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारत कश्मीर में हुकूक इंसानी की खिलाफ वर्जी कर रहा है। 10 जुलाई 2018, एक महीने से भी कम वक्त में ये साबित हो गया कि कश्मीर पर जारी की गई अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट मिलावटी है। ये बात खुद पाक निजाद एक कैनेडियन शहरी ने कही है। इसका नाम है जफर बंगश। देखिए पाकिस्तान निजाद के जफर बंगश को। कनाडा में एक मस्जिद का इमाम है। ये खुद कह रहा है कि उसके यूएन के ह्यूमन राइट्स इश्यूज के हाई कमिश्नर जैद राद अल हुसैन से निजी ताल्लुकात हैं। इसने कैसे अपने ताल्लुकात के जरिए कश्मीर पर यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट को मुतासिर किया, आप खुद इसी की जुबानी सुनिए। I can say to you, and I say it with all humility, but with great pride, that we, the Friends of Kashmir, also have a role in the production of this report. In fact, I have personal correspondence with the High Commissioner for Human Rights, email correspondence in which he responded to my personal letter and email saying that he would like to have access to both line of control. That means in Azad Kashmir as well as in Indian occupied Kashmir. जफर बंगश ने बताया कि उसके पाकिस्तान के वजारत खारजा से भी ताल्लुकात हैं। अक्सर उसकी वहां बात होती रहती है। After speaking to the Foreign Office spokesman in Pakistan, Mr. Nafis Zakaria, whom I'm sure many of you know, used to be the Consul General here in Toronto, and he assured me that Pakistan would welcome the UN High Commissioner or their representatives to come to Pakistan and they will facilitate their visit to Azad Kashmir. जफर बंगश ने न सिर्फ पाकिस्तान को बेपर्दा कर दिया है बल्कि साबित कर दिया है कि पाकिस्तान अपनी दरअंदाजी के जरिए अक़वाम मुत्तहिदा में भी हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है और यूएन बाकायदा पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा बन चुका है। ये खुलासा जो है साफ तौर पे दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है कनाडा की धरती पे जैसे कुछ खालिस्तानी हैं उनका भी इस्तेमाल कर रहा है खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को उठाने के लिए, और बिल्कुल उसी प्रकार इस्तेमाल कर रहा है वहाँ इमाम और मौलवीज़ का कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के सामने रखने का जैसे खालिस्तान का कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी दुनिया से माफी मांगना चाहिए और खासकर भारत देश से माफी मांगना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ मिली भगत करके एक साजिश के तहत एक गलत रिपोर्ट मानवाधिकारों के ऊपर पेश की। कहीं ना कहीं ये जो रिपोर्ट थी वो एक हाईली मोटिवेटेड रिपोर्ट थी टू टारगेट एंड टार्निश इंडिया, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, जो मैं मानती हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे हमने खारिज किया है और सरकार ने भी खारिज किया है, वही सही रास्ता था। यूएन के हुकूक इंसानी मामलों के हाई कमिश्नर जैद राद अल हुसैन ने हिंदुस्तान मुखालिफ रिपोर्ट जारी करने के बाद दुबई का दौरा किया था। वहाँ कश्मीर के कुछ अलहदगी पसंद लीडरान ने उनसे मुलाकात की थी और उन्हें पाकिस्तान की मिली भगत वाली रिपोर्ट बनाने के लिए शुक्रिया भी अदा किया था। ये यूएन जैसी एक इंटरनेशनल तंजीम के लिए बेहद शर्म की बात है। भारत की वजारत खारजा ने यूएन की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था।
आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने यूएन की नीयत पर भी सवाल उठाए थे। I don't think we need to speak about the human rights record of the Indian Army. It is well known to all of you. It is well known to the people of Kashmir. It is well known to the international community. So I don't think we should get too concerned about this report. Some of these reports are motivated. Human rights record of the Indian Army is absolutely. रिपोर्ट भारत को बैनुल अक़वामी सतह पर बदनाम करने की साजिश है। पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता रहता है, लेकिन इस बार यूएन भी पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा बन गया। दरअसल जफर बंगश ने एक ऐसी गलती कर दी जिससे यूनाइटेड नेशंस की पोल खुल गई। जफर बंगश ने कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट का क्रेडिट लेने के लिए अपनी खूब तारीफ की और यहीं पर न सिर्फ वो फंसे बल्कि यूएन को भी एक्सपोज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इधर हिंदुस्तान को रेपिस्तान कहने वाले बयान पर कश्मीर के पहले टॉपर को रियासत कश्मीर के साबिक वजीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर उमर अब्दुल्ला का साथ मिल गया है। रेपिस्तान वाले बयान में उमर अब्दुल्ला को कुछ भी गलत नहीं लगता, लेकिन इस काबिल एतराज ट्वीट पर शाह फैसल की मुश्किल बढ़ गई है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल ने फैसल के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम दे दिए हैं। कुछ दिनों पहले शाह फैसल ने रेप की बढ़ती वारदातों पर ट्वीट किया था। उन्होंने हिंदुस्तान को रेपिस्तान कहा था। मरकजी हुकूमत ने इस ट्वीट को ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स 1968 और डिसिप्लिन एंड अपील रूल्स 1969 के खिलाफ माना है। फैसल पर ईमानदारी से अपने जिम्मेदारी ना निभाने का इल्जाम है। आपको बता दें कि शाह फैसल हाई एजुकेशन के लिए आजकल अमेरिका में है। इधर आईएएस फैसल पर सरकार की जानिब से कार्रवाई के फैसले पर उमर अब्दुल्ला ने मजम्मत की है और अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, लगता है पर्सनल मिनिस्ट्री शाह फैसल को सिविल सर्विसेज से बाहर करने पर आमादा है। फैसल की ईमानदारी और नियत पर सवाल उठाने पर हैरानी होती है। अगर मिनिस्टर यहां कत्ल के इल्जाम में लगे हुए लोगों को फूल के हार पहनाए और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, अगर दूसरी रियासतों में जो अफसर हैं वो ट्विटर और फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ऐसी बातें फैलाएं जिससे कि मतलब लगता है कि उनका मकसद ही है कि मजहबी फसाद जो है वो पैदा किया जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। बेबुनियाद और गलत जो है बातें मरकज के कुछ हुक्मरान से हमें सुनने को मिलता है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। और शाह फैसल ने रेप के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई और उसके खिलाफ न सिर्फ आपने इंक्वायरी की, लेकिन इंक्वायरी के ऑर्डर में आपने ये कहा कि हिज इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी इज क्वेश्चन। और सोपोर से कांग्रेस एमएलए राशिद डार ने पीडीपी पर हमला बोला है। उन्होंने जी मीडिया से खास बातचीत के दौरान कहा कि शुरुआत से ही महबूबा सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि गवर्नर रूल नाफिज हो जाने से रियासत के तरक्याती कामों पर असर पड़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि हम रियासत में इंतखाबात के इंतजार में हैं, न कि किसी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाने के। जिस वक्त उन्होंने जम्मू में इनकी बीजेपी की अक्सरत थी, यहाँ पीडीपी की थी, लोगों ने मैंडेट उनको दिया, ठीक है, हम मानते हैं लोगों ने चॉइस की, मैंडेट दे दिया, लोगों ने उनको बनाया, उसमें दो राय नहीं है। मगर जिस वक्त उन्होंने हुकूमत बनाई उस वक्त हमको पता था ये हुकूमत चलने वाली 2 महीने 2 साल या 1 साल तक ही गिरेंगे, और मुझे लगता उसका नतीजा निकला। आज ये गवर्नर राज अगर हम इस वक्त चल रहा है यहाँ, ये किसने गवर्नर राज पर पहुँचा है? इसी ने पहुँचा है ना। थोड़ा गवर्नर का कोई शौक था मैं गवर्नर राज को, ये गवर्नर के हाथ में नहीं, ये इसी ने गवर्नर को राज बनाया। आप उस वक्त उमर साहब ने भी कहा, आज़ाद साहब ने भी कहा, आपके घर सोनिया जी भी आई थी, उस वक्त क्या पता इसने कौन सा प्रोग्राम बनाया, नहीं किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आज जो हुकूमत गिर रही है ये इनकी गलतियों और गलती जो पॉलिसी इनकी थी ये गलत थी, इसलिए ये गुजरा। और जम्मू में बीजेपी लीडर सत शर्मा ने कारकुनान की एक मीटिंग को खिताब किया। उन्होंने साल 2019 में लोकसभा इंतखाबात को लेकर के पार्टी वर्कर्स में जोश भरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बूथ लेवल पर मेहनत करके ही पार्टी जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकाल पाएगी। सत शर्मा ने रियासत में
वार्ड और पंचायत इंतखाबात में जल्दी से जल्दी कराए जाने की बात कही है। हम सब जानते हैं कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव 2019 में हम सब के सामने हैं, इसके साथ साथ ही जल्द हम सब देखते भी हैं कि माननीय गवर्नर साहब के आने के बाद पूरे प्रदेश भर में एक ऐसा वातावरण बना है कि पंचायतों के चुनाव और लोकल बॉडीज़ के चुनाव हम सब के सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर, और हम सब जानते हैं हालांकि पूरे साल भर और पूरे जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सत्ता में है, पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं। उसी को देखते हुए और आज हम सब चाहते हैं कि एक अच्छा वातावरण बने, पार्टी की विचारधारा लोगों के बीच में पहुंचे, इसीलिए आज शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड की ओर से मुल्क में हर जिले में शरिया अदालतें या दारुल कज़ा खोलने पर मंसूबे पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इस कदम का बीजेपी जहां मुखालिफत कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर के डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने शरिया अदालत के बहाने मुल्क की तकसीम का नापाक राग अलाप दिया है। मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी को देश में शरिया अदालतों से परेशानी है तो हमें यानी मुसलमानों को अकेला छोड़ देना चाहिए। डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती नासिरुल इस्लाम जम्मू कश्मीर शरिया कोर्ट के नायब सदर हैं। मुफ्ती यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि हमें मजहबी आज़ादी से रोका गया तो फिर भारत के मुसलमानों को 1947 जैसे मुल्क के तकसीम के लिए सोचना पड़ेगा। उन्होंने कह दिया कि अब वक्त आ गया है कि हम अपने लिए अलग मुल्क बनाने के बारे में सोचें। हिंदुस्तान में मुसलमानों की सबसे बड़ी दूसरी जमात जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है, और 17 करोड़ पे पाकिस्तान बन गया था। मैं समझता हूं कि अब अगर यही सूरत हाल हिंदुस्तान के मुसलमानों की रही और उन्हें अब एक मुतालबा पेश करना चाहे कि हमें अलग मुल्क देना मिलना चाहिए, दे शुड आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री विद इन इंडिया, कि हमें अलग मुल्क देना मिलना चाहिए, दे शुड आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री विद इन इंडिया। और नासिरुल इस्लाम के इस तकसीम करने वाले बयान के बाद अब उनसे सवाल पूछा गया कि उन्होंने बेशर्मी से अपनी बात पर क्या कहेंगे वो, लेकिन जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बेशर्मी से अपनी बात पर कायम रहने की बात कह दी। हालांकि उन्होंने इसके साथ कुछ शर्तें जोड़ दी। आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने बढ़ते तनाज़े के बाद क्या कहा। देखिए, मैंने ये कहा कि उस वक्त कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद अब तकरीबन 22 करोड़ है। हालांकि जो रिकॉर्ड जो आदाद शुमार पेश किए जाते हैं वो 18 करोड़ से 19 करोड़ तक है, लेकिन जो गैर सरकारी आदाद है उसमें तकरीबन हिंदुस्तान में मुसलमानों की तादाद जो है तकरीबन 22 करोड़ के करीब है। हमने ये कहा कि अगर चूँकि मुसलमान उस वक्त 1947 में कुछ लोग यहाँ हिंदुस्तान में रुके रहे, हिंदुस्तान की तरक्की और उसकी तामीर में उन्होंने बड़ा एक कलीदी रोल अदा किया और आज भी वो करते रहे, और उन्हें उसी तरीके से हिंदुस्तान में रहने का हक है जिस तरीके से बाकी मुसलमानों ये कहे कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, मुसलमानों को यहाँ रहने का हक नहीं। दरअसल हम बंटवारे की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग बंटवारे की बात कर रहे हैं जो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान हिंदुस्तान में इज़्ज़त के साथ, हाँ, अगर वो ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमान को इज़्ज़त और वक़ार के साथ रहने का हक है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क है, यहाँ दूसरे कम्युनिटीज़ को रहने का हक नहीं, तो इस सूरत में मेरा बयान मेरे ख्याल में वो सही है, मैंने कुछ गलत बात नहीं कही। और वहीं रियासत के साबिक नायब वजीर आला कविंदर गुप्ता ने मुफ्ती के इस बयान की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि मुफ्ती का बयान मुल्क को तोड़ने वाला और लोगों में नफरत पैदा करने वाला है। जी सलाम के कॉरेस्पोंडेंट राजन वैद से उन्होंने खास बातचीत की। मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से जो शरीयत का कानून लागू करने के ऊपर जो विवाद पैदा हुआ है उस पे जो घी में आग डालने का काम किया है डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती जो श्रीनगर के, उनके बयान से कि अलग देश की मांग की जाएगी, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ है फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता जी। कविंदर जी, इस तरह की बातें किस तरह से आप देखते हैं? मुझे लगता है कि ये उस वक्त की व्यवस्था होती थी जबकि राजा वगैरह हुआ करते थे, तब की ये व्यवस्था हुआ करती थी। आजकल एक देशों में अपना संविधान है, संविधान के तहत ही इस प्रकार की जो कोई भी निर्णय लिया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रकार के लोग
जो आज भी पाकिस्तान प्रस्त हैं या धर्म के नाम पर कट्टरपंथ फैलाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इनको कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए। इस प्रकार की बात करना कि हम दूसरा देश बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये संविधान के दायरे में जो भी इनके ऊपर कोई कानून लागू होता है उनके तहत FIR दर्ज होनी चाहिए। और कॉमन सिविल कोड का जो हमने एक यहाँ पर लागू किया है हिंदुस्तान में, उसके तहत ही सभी धर्म आते हैं। एक तरह से फिर से विभाजन की बात निकल के आती है, देश को विभाजित करने की कहीं ना कहीं ये कोशिश में इसको देखा जा सकता है। इस बयान को कितना संगीन है ये? ऐसा ये साफ पता लगता है कि पाकिस्तान के साथ इनकी जड़ें आज भी जुड़ी हुई हैं और ये देश में इस प्रकार का माहौल बनाना चाहते हैं। इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो इस तरह के बयान देते हैं और उसमें लगातार जो है बयान अभी आए हैं, जिस तरह से ग्रैंड मुफ्ती का आया है, आपको लगता है कहीं ना कहीं इस मामले को तूल दे के एक देश में विवाद पैदा करना एक कोशिश है? बिल्कुल, पहले ही एक जो खास करके जो कश्मीर है वो सेंसिटिव स्टेट है, उस सारे माहौल में इस तरह की बात करना तो मुझे कहा यह समझदारी का विषय नहीं है। जो सभी दूसरे धर्मों के लोग हैं इसको कंडेम करना चाहिए। और ख़ास करके जब कॉमन सिविल कोड यहाँ पर है तो शरीयत का कानून तो कोई मायने ही नहीं रखता। हमेशा से ये कोशिश रही है कि चाहे कश्मीर में युवाओं को किसी तरह भड़का के और ख़ासकर उनकी भावनाओं को भड़का के कोशिश की जाए अपना जो उनका जितने भी उनके मफाद हैं हासिल करने की। ऐसे में इस तरह के जो बयान हैं, आपको लगता है कश्मीर में और स्थिति खराब कर सकते हैं? ये लोग कहीं ना कहीं बहाने ढूंढते हैं कि किस प्रकार से स्थिति को ख़राब किया जाए। ये उसी की एक कड़ी है। मुझे लगता है कि पूरे देश में इस पर चर्चा होती है, किसी भी चीज़ पर चर्चा हो सकती है, लेकिन एकदम से ऐसा बयान देना जो एंटी नेशनल हो, उस पर तो कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। कविंदर गुप्ता, जिनका कहना है कि ऐसे एंटी नेशनल जिस तरह से बयान दिए गए हैं उस पर एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि देश का अपना संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है और संविधान के मुताबिक की हर बात मुकम्मल होनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। तो तकसीम वाला ये जो बयान सामने आया उसको लेकर के तनाजा लगातार जारी है। उधर जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा ने भी मुफ्ती का बयान जो देखा उसके बाद इसकी मजम्मत की और इसे मुल्क के खिलाफ कहा। उन्होंने ग्राउंड मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही है। जी सलाम के कॉरेस्पोंडेंट राजन वैद ने रविंद्र शर्मा से भी बात की। डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती के मुतनाज़ा बयान के ऊपर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है रविंद्र शर्मा। सर, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए, कोई भी आदमी इस तरह के देश के विरुद्ध बयान देगा उसका खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसका ये बयान कि इस देश के टुकड़े करने का मुताबिक है कि उन्होंने कहा कि इस देश में मुसलमानों को अलग से देश की मांग करनी चाहिए। ये बहुत ही आपत्तिजनक बयान है उनका, कोई भी वजह हो, लेकिन ये इस तरह का बयान जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। ये देश की एकता और अखंडता के लिए कोई भी आदमी उंगली उठाएगा, मैं समझता उसको अधिकार नहीं है। इस देश में जमहूरियत है, रूल ऑफ लॉ है, कानून के तहत है और कोई भी आदमी कानून के विरुद्ध, देश के विरुद्ध जाता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये सियासी बयान नहीं, ये एक तरह से बयान उसकी तरफ से आया है जिसको लोग फॉलो करते हैं कश्मीर के अंदर, और जिस तरह के हालात हैं ऐसे में कितना संगीन है ये? देखिए, संगीन तो है ही, कोई आदमी देश के विरुद्ध बयान दे रहा है, वजह कोई भी हो, लेकिन ये मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के उनकी नीतियों के विरुद्ध जो है वो जरूर आपत्तिजनक बातें होती हैं, क्योंकि वो भी आपत्तिजनक ऐसी कई बातें करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि देश की एकता और अखंडता पे कोई सवाल उठाएगा। किसी को अधिकार नहीं है कि इस देश की एकता और अखंडता पे कोई सवाल उठाए। ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी गवर्नर रूल है, क्या मांग आप करेंगे कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए डिप्टी ग्रैंड मुफ्ती के खिलाफ? देखिए, आपने इन चीज़ों को कर्म तो करना पड़ेगा। गवर्नर रूल ऑफ लॉ है, कोई भी रूल हो तो कानून के तहत जो है वो सबके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई होती है। तो इस तरह का बयान देना, इस तरह का भड़काना, इश्तिहाल देना, मैं समझता हूँ कि ये किसी को अधिकार नहीं है। इस देश में हर तरह की आज़ादी है, लेकिन आज़ादी की एक लिमिट है, उससे बंद कर जो आदमी बढ़ेगा, लक्ष्मण रेखा क्रॉस करेगा, वो कानून के उल्लंघना के दायरे में आता है। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरह से उनकी ये कोशिश है कि शरीयत के कोर्ट्स जो हैं वो लागू किए जाएं, शरीयत कानून जो है लागू किया जाए, उसमें आग में घी डालने की बात की गई है। अब तो आपको लगता है कि हालात जो कश्मीर में है, खासकर जो रेडिकलाइज किया गया है यूथ को, उसकी ही एक कोशिश है? देखिए, वो एक अलग विवाद है, लेकिन कोई भी वजूहत हो, मैंने कहा इस तरह का बयान देने का अधिकार किसी को नहीं है, आज़ादी नहीं हो सकती। जो आदमी देश की एकता और अखंडता के खिलाफ बयान दे
कोई भी वजूहत हो, इसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ जो है मुस्लिम भाइयों के लिए अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वो गवर्न होते हैं, यहाँ तक इजाज़त है उसमें गवर्न होंगे। लेकिन इस देश में कानून के तहत जो है वो देश चलता है। जो लोग कानून के खिलाफ बात करते हैं, इस तरह की मांग उठाना, मैं समझता हूं कि ये देश की एकता और अखंडता पे एक प्रश्न चिन्ह है। जो लोग भी इस तरह की कोशिश करें उनको बिल्कुल जो है कानून के दायरे में लाना चाहिए। रविंदर शर्मा, जिनका कहना है कोई भी वजूहत हो लेकिन इस तरह के मुतनाज़ा बयान बर्दाश्त के काबिल नहीं है और सख्त कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, जी मीडिया जम्मू। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जम्मू में आए दिन लोग ट्रैफिक की परेशानी से दो चार होते रहते हैं। परेशान लोगों ने इंतजामिया से मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने का मुतालबा किया। हालांकि शहर के सुपर बाजार इलाके में मल्टी लेवल पार्किंग कायम की जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके शहर के मुख्तलिफ दूसरे इलाकों में पार्किंग की परेशानी जस की तस बनी हुई है। अब शहर में और भी मल्टी लेवल पार्किंग का मुतालबा किया जा रहा है। ये पार्किंग व्यवस्था जो बनाई है जम्मू में, अपनी तरह की बड़ी अच्छी पार्किंग व्यवस्था, उसकी भी तारीफ करते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी शायद जेबें भरने के लिए जेडीए ने ये बनाई है। जनता को सुविधाएं देने के नाम पर वहां पे कुछ नहीं है। अगर जहां तक ट्रैफिक की, ये जो ट्रैफिक की समस्या है ये आज की नहीं है। ये एक वेल प्लानिंग चीज है जिसकी सरकार को पूरी तरह से समझ आ। क्या आने वाले समय में कितनी गाड़ियां जम्मू शहर में आएंगी, क्या सरकार को इस बाबत जानकारी नहीं थी? अगर सरकार ने वक्त रहते हुए ये पार्किंग व्यवस्था चालू की होती, जैसे कि आज बस अड्डा में पार्किंग बन रही है, अभी इसको समय लगेगा। आज जम्मू के अगर किसी ने आना हो जैन बाजार, तो पहले सुपर बाजार गाड़ी लगाएगा, फिर आएगा जैन बाजार, इतनी ढकियां चढ़ के आएगा, वो कैसे शॉपिंग कर पाएगा? कि पुराने शहर जो कि महाराजा का बसाया हुआ शहर है, इसको अगर इसके व्यापार को बचाना है, इस शहर को बचाना है, तो इसके लिए जो पार्किंग की समस्या है वो उसको जल्दी से जल्दी हल किया जाना चाहिए। अब जैसा कि सुनने में आ रहा है कि पंचतीर्थी के अंदर भी पार्किंग बन रही है, हम चाहते हैं कि मंडी मुबारक में भी लोगों को पार्किंग की फैसिलिटी मिलनी चाहिए और पंचतीर्थी की जो पार्किंग है वो भी जल्दी से जल्दी बननी चाहिए। और वहाँ पर जो उन्होंने कोई चार्जेस रखने होते हैं वो बिल्कुल नॉमिनल होने चाहिए उसके अंदर, ताकि कस्टमर को कोई दिक्कत ना हो। और इधर इलाके में एक दर्दनाक हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। बता दें कि दरअसल कुंजेर इलाके का यह पूरा मामला, जहां पर दोविबा वरीपोरा इलाके में यह हादसा हुआ और बाइक सवार की पहचान शब्बीर अहमद खान के तौर पर हुई है, जो कि तनमर्ग के कांजीपुरा का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी भी हुआ, जिसे इलाज के लिए श्रीनगर लाया गया। पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंच करके छानबीन शुरू कर दी है। खबरों के मुताबिक बाइक की टक्कर एक तेज रफ्तार टाटा मैजिक से हो गई थी। इधर बांदीपोरा के गुरेज सेक्टर की ज्यादातर सड़कों की हालत खराब है, लेकिन अचूरा गांव के पास की रोड कुछ ज्यादा ही खस्ता हाल है। मकामी लोगों की माने तो रोड की हालत ऐसी है कि पैदल चलने वालों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सरकार के उन दावों की भी पोल खुल करके सामने आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि सरकार मुल्क में सड़कों की जाल एक तरीके से बिछा चुकी है। खास तौर पर एलओसी के इलाके में मकामी लोगों ने मरकजी हुकूमत और गवर्नर से मुतालबा किया कि कम से कम यहाँ की रोड को बनवा दे। गवर्नमेंट बोलती है कि हमने अरबों रुपये दिया है, तो यहाँ रोडों की हालत आप लोग देखो। रोडों की हालत बिल्कुल खस्ता हालत। वो पैसा वो आता है, वो पैसा कहाँ खर्च करते हैं? यहाँ RMB डिपार्टमेंट है, वो बोलता है कि हमारे पास फंड से ही नहीं। हमारे 2-3 केस ये रोड के बारे में मैंने खुद दरखास्त दिया है। RMB का जो एग्जाम है उसने मारिक कर दिया, कहा हाँ हम ठीक करा रहे हैं, पैसा है हमारे पास। दूसरा एक वहाँ वो एग्जाम आया,
उसने कोई काम नहीं किया यहाँ, खासकर अछूरा का ये साइड ले लो। और अगर बात मौसम की करें तो जम्मू में हुई बारिश की वजह से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को उमस भरी गर्मी से छुटकारा मिला है। बारिश होने से लोग सुकून महसूस कर रहे हैं। तो इस बारिश ने नगर निगम की पोल लेकिन खोलकर रख दी है। नाले और नालियों में बरसात का पानी भर गया। पानी की जो निकासी है वो ठीक से नहीं होने के चलते बरसात का पानी सड़कों पर भर गया। ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना होने की वजह से नालों में भरी गंदगी सड़कों पर आ गई। मकामी लोगों का कहना है कि म्यूनिसिपैलिटी की लापरवाही के चलते यहाँ पर हर साल यही हाल होता है। बावजूद इसके बरसात से पहले इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। इधर उधमपुर में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्लाह की बीवी बेगम अकबर जहां मदर मेहमान की 18वीं बरसी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उन्हें खिराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उधमपुर नगर में पार्टी के दफ्तर पर कसीर तादाद में कारकुनान पहुंचे और उन्होंने महरूम बेगम अखिराज बर जहां को गुलपोशी की खिराज अकीदत भी पेश की। वक्त का और छोटे से ब्रेक का जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर में बच्चों ने किताब और कलम से कश्मीर का कल लिखने का फैसला किया है और इन बच्चों की बातें आपको हैरान भी करेंगी और दिल को तसल्ली भी देंगी। कश्मीर के ये छोटे बच्चे राजस्थान के कोटा में अपने मुस्तकबिल को एक नया रुख दे रहे हैं, क्योंकि कोटा में पढ़ाई कर रहे बच्चों में से कुछ का मानना यह है कि कश्मीर में रहकर उनका कल बेहतर नहीं हो सकता था, लेकिन अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करके ये बच्चे वादी का कल जरूर सुधारेंगे। कश्मीर घाटी की 300 कन्याएं राजस्थान में कोटा में जाकर के कोचिंग ले रही है। उनके मन में सपने हैं, देश के विकास में वो हिस्सेदार बनना चाहती है। आगे बढ़ो, पढ़ो। ये जो हो रहा है आज, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हमारी तो यही कोशिश हमेशा रहती है, इसीलिए हम यहाँ आए भी हैं ताकि पहले खुद पढ़ सके, उनको मतलब अच्छी राह पर ले सके। बस यहाँ एक ही मोटो से आए हैं ताकि हम अपना करियर शेप कर सके और हम यही चाहते हैं कि कश्मीर का हर एक बंदा जो है वो अच्छी एजुकेशन हासिल कर सके। हम आगे एजुकेशन में आगे जाके कश्मीर के इशू को सॉल्व करें ताकि वहाँ के जो यूथ हैं वो मतलब दूसरे रास्तों में भटक ना जाएं और अपने रास्ते में वापस आके कश्मीर का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए। ये वो कश्मीरी बच्चे हैं जो किताब और कलम लेकर वादी का नया मुस्तकबिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी मालूम है कश्मीर में रहकर उनका कल बेहतर नहीं हो सकता। ये कश्मीर में रह के हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, और ये मैं कह सकती हूँ कश्मीरियों का कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगी कि नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, पढ़ो, कुछ बनो, तो फिर हम अपने कश्मीर के लिए कुछ करेंगे। आज इन बच्चों को ये कहने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि कश्मीर में इन्हीं के दोस्त और हमसाए हाथों में पत्थर लेकर अपना मुस्तकबिल चौपट कर रहे हैं। पत्थरबाजों की भीड़ में शामिल वादी के नौजवान पत्थर फेंकना तो जानते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ना ही उन्हें आज़ादी के सही मायने पता हैं। सच तो यह है कि मुट्ठी भर लोग हाथों में पत्थर और हथियार उठाकर वादी का माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन उसी कश्मीर के छोटे छोटे बच्चे अपनी रियासत से हजारों किलोमीटर दूर राजस्थान के कोटा में अपना मुस्तकबिल बना रहे हैं। इन सभी बच्चों का मिशन सिर्फ एक कामयाब इंसान बनना नहीं है, बल्कि ये सभी कुछ बनकर अपनी रियासत और अपने मुल्क के लिए खिदमत देना चाहते हैं। कश्मीर जाकर के क्या कुछ करने वाले हैं? कश्मीर जाके कश्मीर में रहूँ या कहीं और रहूँ, मेन एम यही होता है कि पीपल को किसी ना किसी तरह हम सर्व करें। तो बस यही है कि बस सेवा करनी है लोगों की और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हमारा जो फ्यूचर है, जो हमारा फ्यूचर वहाँ का होगा कश्मीर का, वो इंशाल्लाह बहुत ही ब्राइट होना चाहिए।
कोटा पूरे मुल्क में अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए मशहूर है। वहाँ हर साल पूरे मुल्क से हजारों की तादाद में तलबा मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग के लिए आते हैं। ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि कश्मीर के ये सभी बच्चे कश्मीर वादी के कल का रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। कुपवाड़ा, पुलवामा, बारामूला और अनंतनाग समेत कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से आए तलबा आपको कोटा में मिल जाएंगे। नए ख्वाब बुन रहे 1000 से ज्यादा कश्मीरी नौजवान कोटा के अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। इनमें 300 से ज्यादा तालिबात हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। सैकड़ों की संख्या में वहाँ से बच्चे आ रहे हैं और उनमें सक्सेस हो रहे हैं। गत वर्ष यहाँ 1000 से अधिक बच्चे थे, उनमें 300 से ज़्यादा बच्चे लड़के और लड़कियाँ IIT और नीट में क्वालिफाई हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मेरा भी फ्यूचर वैसे ही रहता। जैसे मतलब अभी वहाँ पे कुछ लड़कों का जो मतलब बहुत से मतलब गलत रास्तों पे चल रहे हैं। अगर इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स मतलब इफेक्ट हैं जो जिनने उनको ऐसा करने पे मजबूर कर दिया। वैसे पॉलिटिक्स अगर एजुकेशन सिस्टम पे ध्यान देते तो शायद वहाँ ऐसी हालत नहीं होती। हम आगे एजुकेशन में आगे जाके कश्मीर के इशू को सॉल्व करें ताकि वहाँ के जो यूथ हैं वो मतलब दूसरे रास्तों में भटक ना जाएं और अपने रास्ते में वापस आके कश्मीर का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाए और वहाँ की जो मतलब यूथ है वो बाहर की दुनिया से फॉरेन के लड़कियों से कंपेयर करके आगे जाए, अपने कश्मीर के जो नाम है उसको आगे ले जाएं। कश्मीर के हालात बहुत ख़राब है। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं बचपन में एक्चुअली मैं लिटरली बारामूला से हूँ। तो सर मेरे पेरेंट्स का एक सपना था कि मैं पढूं। उस वजह से सर फ्रॉम द पास्ट 12 ईयर्स मैं श्रीनगर में हूँ। तो सर एक सपना उन्हें देखा था कि श्रीनगर आएंगे, अच्छा एजुकेशन सिस्टम होगा, मैं पढ़ पाऊँगा। बट सर मैंने टॉप स्कूल में भी पढ़ा, वैली के सबसे टॉप स्कूल में मैंने पढ़ा। बट सर अनफॉर्चुनेटली वैसी एजुकेशन नहीं मिल पाई वहाँ मेरे को सर, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है अभी हमारे कश्मीर का वो बहुत ज़्यादा पीछे है। तो लेकिन वहाँ के जो बच्चे हैं वहाँ पे मतलब कल मैं एक फ्रेंड से बात कर रहा था तो मैंने उससे बोला कि मतलब वहाँ पे बोर्ड्स के एग्ज़ाम होते हैं नवंबर या अक्टूबर में। तो मैंने उससे बोला कि मतलब कितना सिलेबस कंप्लीट हो गया। तो उसने बोला अभी 30% तक सिलेबस कंप्लीट हुआ क्योंकि क्लासेस दिसंबर से स्टार्ट हो गई और अभी जुलाई चल रहा है। मतलब सिर्फ 30% सिलेबस उनका अभी तक कंप्लीट हो गया। तो मतलब ये इससे पता चलता है कि वहाँ की एजुकेशन सिस्टम अभी मतलब बिल्कुल ठप है। कोटा के हिफाजती और पुरअमन माहौल में पढ़ाई करने आ रहे कश्मीरी नौजवानों की कामयाबी के अदादोशुमार में भी हर साल इजाफा हो रहा है। इस बार 500 से ज्यादा कश्मीरी तलबा ने JEE और नीट के एंट्रेंस इम्तिहानात में शिरकत की थी, जिसमें से 320 से ज्यादा ने कामयाबी भी हासिल की। इन बच्चों को पता है और इस बात की समझ भी है कि एक बेहतर कल की शुरुआत किताबों से होती है, हाथों में पत्थर या हथियार उठा लेने से नहीं। हिमांशु मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कोटा। इधर भदरवा में राष्ट्रीय राइफल्स की जानिब से 3 रोजा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज किया गया। अपोजिशन सद्भावना के तहत मुनक्किद इस 3 रोजा चैंपियनशिप में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिबात ने हिस्सा लिया। इस RR के जवान की माने तो तरह तरह के चैंपियनशिप की मदद से भरदवा के बच्चों के टैलेंट को निखार कर उन्हें आगे बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराना है। ये बाज़ाब्ता तौर पर आप देख रहे हैं कि इंडियन आर्मी 4RR की जानिब से जो है ये इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे कि बाकी जिसमें बॉयज़ अक्सर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो वॉलीबॉल हो, चाहे हमारा फुटबॉल हो, चाहे हमारे बाकी एक्टिविटीज़ स्पोर्ट्स की हों। और लेकिन इस दफ़ा जो है आर्मी ने गर्ल्स के लिए जो रखा है, और आप देख रहे हैं कि कितनी जोश व खरोश के साथ यहाँ पर बच्चियाँ जो है आई हुई हैं और इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो हिस्सा ले रही हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक संगे मील जो है आगे जो साबित होगा और काबिल सताइश में ये स्टेप समझता है। जी, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को एनहांस किया जा रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यूजुअली छोटी जगह है तो ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। तो अगर ऐसा हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनफैक्ट सब लड़कियों को करना चाहिए। अभी यहाँ पे सिर्फ GDC की लड़कियाँ हैं तो मुझे लग रहा था कि एक्सपेक्टेड था कि शायद गर्ल्स की लड़कियाँ भी होंगी यहाँ पे, लेकिन नहीं है। कोई बात नहीं, अभी रिफॉर्म्स आ रही हैं तो मे बी टाइम लग जाएगा रिफॉर्म्स आने में। इसे तो मतलब बच्चे में, किसी भी बच्चे में वो मोटिवेशन आती है कि हमें इसमें और पार्टिसिपेट करना चाहिए, आगे आना चाहिए, अपनी स्किल्स को आगे दिखाना चाहिए कि वो और अच्छा कर सकती हैं। अभी यहाँ पे छोटे लेवल पे अगर उनमें थोड़ी बहुत गलतियाँ हैं तो वो यहीं पे करेक्ट होंगी, आगे जाके वो और अच्छा करें और अपनी स्किल्स को प्रमोट करें, नेशनल लेवल पर आएँ, इंटरनेशनल लेवल पर आएँ।
और अपनी इसी तरह से तो अपने कंट्री का नाम आगे जाएगा, उनके पेरेंट्स का नाम ऊंचा होगा। तो ये और इधर बॉलीवुड एक्टर राहुल रॉय जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं और इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। उन्होंने कहा कि एक्टर बनने के लिए इंसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो लोग भी एक्टिंग की दुनिया में आना चाहते हैं वो पहले एक्टिंग को सीखें, उसके बाद ही फिल्म इंडस्ट्री का रुख करें। राहुल रॉय ने कहा कि उन्होंने भी काफी मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है, लेकिन किसी को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, मेहनत से ही कामयाबी मिलती है। राहुल रॉय बॉलीवुड के जाने माने एक्टर हैं। उन्होंने आशिकी, जुनून, गुमराह और प्यार का साया जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया है। कि अकेडमी कहीं पे भी हो, मुझे बहुत खुशी होती है कि दिस इज द फर्स्ट अकेडमी जो जम्मू में है फॉर एक्टर्स। और मैं समझता हूं कि जम्मू में काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं। कोई भी जो यहाँ से टैलेंटेड एक्टर जाना चाहता है उसको ये सच्चाई का सामना मैं यहाँ से ही देना चाहता हूँ कि जब आप मुंबई आते हैं, कम से कम आप 2 साल दीजिए इस करियर को। ये मत सोच लीजिए कि आप पहुँच गए वहाँ पे तो अगले दिन डायरेक्टर मिलेगा, तीसरे दिन पिक्चर की साइनिंग हो जाएगी, चौथे दिन से पिक्चर स्टार्ट होगी। लेकिन जब आप मुंबई जैसे शहर आते हैं और ऐसे हाई प्रोफाइल काम में आप पार्ट लेना चाहते हैं, तो आई थिंक सबसे पहले टैलेंटेड आर्टिस्ट जो होते हैं उनको फैमिली एंड फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलना चाहिए। इधर अमरनाथ यात्रा हिंदू मुस्लिम एकता की सबसे बड़ी मिसाल बनकर के सामने आ रही है। कहते हैं कि अमरनाथ गुफा की खोज भी एक मुस्लिम ने ही की थी। तब से आज तक मुसलमान अपनी तरफ से अपने हिंदू अकीदतमंदों के लिए जरूरत के मुताबिक हर तरह की मदद करते रहते हैं। चाहे अमरनाथ यात्रा पर आने वाले अकीदतमंदों के लिए लगाए जाने वाले लंगर के इंतजाम की बात हो, या फिर घोड़े वाले दुकानदार हो, या फिर दूसरे कारोबारी, इसमें ज्यादातर मुसलमान होते हैं और वो खुशी खुशी अपनी खिदमत अदा करते हैं। बालटाल बेस कैंप में भी नजारा कुछ ऐसा ही है। यहाँ के घोड़े वाले दिन रात मजदूरी करते हैं। रात को ये जरूरी सामान गुफा तक पहुंचाते हैं, तो दिन में उन यात्रियों को गुफा तक दर्शन के लिए ले जाते हैं जो चल नहीं सकते। 16 किलोमीटर एक साइड, 16 किलोमीटर दूसरे साइड, 32 किलोमीटर में हमें जाना पड़ता है रात को लिए। हमें यात्रा चाहिए 2 महीने के लिए। हम रोजगार कमाने के लिए आते हैं, या हम रोजगार कमाते हैं, यही महीने हमें रोजगार कमाने के लिए। यात्रा लोगों को हम सेवा करती है, वो लोग हमें सेवा करती है, हमें कोई परेशानी उनके साथ नहीं है। तो अकीदत का ये सफर लगातार जारी है। बेस कैंप जम्मू में अमरनाथ यात्रियों के खाने पीने के लिए कई लंगरों के भी इंतजाम किए गए हैं। जिन मुसाफिरों का नंबर नहीं आता तो इन्हीं कैंपों में वो ठहरते हैं। रास्ता बंद होने की वजह से अमरनाथ जाने वाले यात्रियों की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर 12 से 13 लंगर सर्विस के इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी मुसाफिर भूखा ना सोए। तो टूरिज्म महकमे की जानिब से इंटरटेनमेंट का भी माकूल इंतजाम किया गया है। कई आर्टिस्ट भक्ति के मजहबी प्रोग्राम पेश करते हैं। अमरनाथ यात्रियों ने टूरिज्म महकमे की जानिब से किए गए इस इंतजाम का शुक्रिया अदा किया है। और चलिए इसी के साथ कश्मीर एक्सप्रेस में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए ग्राउंड जीरो खुर्शीद रब्बानी के साथ।